नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी। पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, पाठ नाटक लिखने का व्याकरण। इसका 2 भाग हमने पढ़ लिया है। आज मैं आपको तीसरा भाग जो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ उसमें आपको आगे पढ़ाऊँगी, इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर और समझाऊँगी भी। बच्चों इसमें हमने ये पढ़ लिया था कि इससे पहले जो 2 वीडियो थी उसमें हमने पढ़ लिया था नाटक का शरीर, नाटक और कविता में क्या सामंजस्य है, क्या महत्व है एक दूसरे के लिए, नाटक के कौन कौन से तत्व होते हैं वो पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। और अब जो है इसमें इस वीडियो में उसका एक समरी जो है वो यहाँ पे प्रस्तुत है, वो मैं आपको बता रही हूँ और फिर हम इसके अभ्यास प्रश्न के जो प्रश्नोत्तर हैं उसको डिस्कस करेंगे। वर्तमान समय में नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से कई विकल्प मौजूद हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटकों का ढांचा है जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं। तो ये 1 नंबर का बच्चों यहाँ पर प्रश्न है कि हम शास्त्रीय किसे कहते हैं, तो आप लिख देंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटकों को हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं। अब चूँकि ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वर्तमान में नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से बहुत सारे विकल्प हैं। उसमें एक उदाहरण संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है और ये विश्व प्रसिद्ध है। इसका विदेशी भाषा में भी अनुवाद हुआ है। तो इसका एक तो ये है, अब चूँकि अभिज्ञान शाकुंतलम का अगर हम मंच पर अभिनय करेंगे तो जो इसकी भाषा होगी वो कैसी होगी, जो उसकी भाषा है वो उसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है। तो तत्सम शब्द हैं, उसमें संस्कृत के शब्द हैं अधिकांशतः, और इसलिए इसको हम शास्त्रीय कहते हैं। लोक नाटकों का एक रूप है जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं है। जो लोक नाटक आप देखते हैं ना कि कई बार लोग क्या करते हैं कि चलते फिरते अभिनय कर देते हैं, 10-5 मिनट का 20 मिनट का एक नाटक जो है, जो लोक नाटक का रूप है, वो लिखित आलेख नहीं है और सब कुछ क्या है उसमें मौखिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही घटित होता है। तो इस तरह से भी नाटक प्रस्तुत किया जाता है। अब चूँकि पारसी नाटकों के बारे में बात की जाए तो जो पारसी नाटक हैं वह शिल्प, उनका जो शिल्प है, उनका जो सौंदर्य है, उनके नाटक की विशेषता है वह शेरो शायरी, गीत संगीत और अतिरंजित शब्दों पर आधारित होता है। यथार्थवादी नाटकों का एक अपना मुहावरा है जो गद्य पर आधारित होता है। इसके अलावा नुक्कड़ नाटकों की अपनी एक अलग अहमियत होती है। यह नाटककार को तय करना होता है कि वह इनमें से किस शैली को चुने अथवा विभिन्न विकल्पों के मिश्रण से एक नई शैली तैयार करे या इन्हें छोड़कर एक नया शिल्प तैयार कर ले। आप देखते हैं आज के समय में हर एक फील्ड में, हर एक विधा में, चाहे वो संगीत का हो, चाहे नाटक का हो, चाहे फिल्म का हो, आप देखते हैं आप अगर आज के समय गानों को आप ले लें, संगीत के दुनिया में देखेंगे तो गानों को मिलाकर के रिमिक्स तैयार हो रहा है। ऐसे ही ऐतिहासिक जो हमारी कुछ चीज़ें हैं उनको फिल्म के माध्यम से जो वर्णित किया जा रहा है तो उसमें जो वर्तमान परिवेश है उसके अनुसार भी उसमें कुछ पुट डाल दिए जाते हैं जो समय की मांग होती है। तो अब ये सब कुछ बच्चों नाटककार पे आधारित है कि वह किस तरह की शैली में अपना नाटक जो है वो प्रस्तुत करना चाहता है। हो सकता है सभी का एक तरह से निचोड़ हो उसके पास, या कोई एक अपनी नई टेक्निक वो इजाद कर ले, उसके माध्यम से वह नाटक प्रस्तुत करे। तो यह सब कुछ जो है वो नाटककार के ऊपर डिपेंड करता है, उसी पे आधारित होता है। तो यद्यपि कथ्य अथवा शिल्प स्वयं निर्धारित कर लेता है, परंतु पहले से तय शिल्प में किसी कथ्य या कहानी को समायोजित कर पाना कठिन है। अब बच्चों जो नाटक तुरंत तैयार होते हैं या किसी समसामयिक विषय पे तैयार होते हैं उनमें तो नाटककार परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जो शिल्प या जो कहानी पहले से वर्णित है, अब मान लीजिए जो राम की भूमिका है रामचरितमानस में, रामायण में, तो उनमें जो रामचरितमानस में या रामायण में जो
राम के जीवन से संबंधित कथा है, जो कथ्य है, जो सौंदर्य है, जो शिल्प है, उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से उन पात्रों को अपने ढंग से परिवर्तित करके दिखाना और उसको वर्तमान समय में समायोजित कर पाना वो कठिन है। क्यों? क्योंकि वो पहले से वर्णित हैं, उनके बारे में जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, उनके बारे में जैसा लिखा गया है उसके अनुसार ही हम नाटक में उसका मंचन कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ना रामलीला, तो रामलीला में क्या होता है? नाटक प्रस्तुत होता है। किसका नाटक होता है? जो पात्र होते हैं उनके चरित्र को दर्शकों के सामने दिखाया जाता है। तो राम जी का जो चरित्र है वो उसमें कोई भी हम बदलाव नहीं कर सकते। जो रावण का चरित्र है वो रावण का चरित्र है, उसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जो हनुमान जी का चरित्र है वो हनुमान जी का चरित्र है। अब हम हनुमान जी को राम के चरित्र में और राम जी के चरित्र में हनुमान जी को नहीं पिरो सकते हैं। तो इस तरह से जो है जिसका जैसा चरित्र है वैसा ही हम उसका वर्णन करेंगे। ऐसा नहीं कि वर्तमान समय में हम उस चरित्र को अन्य तरीके से समायोजित करके और उनके अस्तित्व को समाप्त कर दें, ऐसा हम किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है कि जो हमारी इस तरह की कथा वस्तु है उसको अगर हम समायोजित अपने हिसाब से करना चाहें तो उसमें थोड़ी सी कठिनाई आएगी, क्योंकि जैसा प्रसंग, जैसा उदाहरण, जैसा पात्रों का चरित्र, जैसा पात्रों का संवाद उन महाग्रंथों में दिया गया है वैसा ही हम नाटक में मंच पर प्रस्तुत करेंगे। उसके अलावा शब्दों को तोड़ मरोड़ के, संवादों को तोड़ मरोड़ के नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है। बच्चों ये पाठ जो है ये यहाँ तक ही था। अब इस पाठ को हमने पढ़ तो लिया कि नाटक लिखने का व्याकरण क्या है, कैसे लिखते हैं नाटक, उनके बारे में हमने जान लिया। पहले कि नाटक क्या है, नाटक के अंग कौन से हैं, नाटक लिखते समय संवाद कैसे होने चाहिए, संवादों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, और किसे नाटक का शरीर कहा गया है। भरत मुनि के अनुसार एक नाटक की समयावधि कितनी होनी चाहिए, नाटक की जो शिल्प संरचना है वह कैसी होनी चाहिए, इन सब के बारे में बच्चों हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ लिया है। तो सभी बिंदुओं के बारे में हम पढ़ करके और उनसे अवगत हो गए हैं। अब बच्चों बारी आती है इसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इन अभ्यास प्रश्नों को आपको अभी मैं एक एक प्रश्न समझा दूंगी और उसी के अनुसार फिर उसको अपने हिसाब से आप अपने भाषा शैली में उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्य काल से संबद्ध हो तब भी उसे वर्तमान में ही घटित होना पड़ता है। इस धारणा के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये पहला प्रश्न है। और ये आपको मैंने पहले ही वीडियो में जो पहली पीपीटी है उसमें ही आपको मैंने बता दिया था। इस प्रश्न का उत्तर आपको वहीं से लाइन टू लाइन मिल जाएगा, यहाँ भी मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ ये बताया गया है कि नाटक चाहे वह किसी भी काल में लिखा गया हो, लेकिन उसकी प्रस्तुति जिस समय हो रही है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे रामचरितमानस की ही बात कर रही हूँ कि रामचरितमानस जो महाकाव्य है वो तो बहुत पहले लिखा जा चुका है, लेकिन आज के समय में अगर उसका कुछ अंश हम मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं तो वह जिस समय घटित हो रहा है, यानी कि जिस समय प्रस्तुत किया जा रहा है उसी समय को माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो पहली लाइन आप देख रहे हैं इसमें कि नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्य काल से संबद्ध हो तब भी उसे वर्तमान में ही घटित होना होता है। क्यों? क्योंकि हम उसको जो नाटक दिखा रहे हैं, मान लीजिए पहले किसी की भी आप कहानी ले लीजिए, किसी का भी चरित्र ले लीजिए, चाहे कृष्ण लीला ले लीजिए, राम लीला ले लीजिए, अगर उनको हम आज दिखा रहे हैं तो वो कब घटित हो रहा है, वो घटित तो वर्तमान में ही हो रहा है ना। तो इसलिए उसको वर्तमान से ही घटित होना पड़ता है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो आप इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे पूरा कि नाटक की कहानी भले ही भूतकाल या भविष्य काल से संबद्ध हो तब भी उसे वर्तमान में ही घटित होना पड़ता है।
इस धारणा के पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से अलग एक दृश्य विधा है। इसमें हम भूतकाल एवं भविष्य काल की घटनाओं को मंच पर वर्तमान में घटित होते देखते हैं। बच्चों ये मैंने समझा भी दिया था और उसी को लिखना भी है, और ये पहले पैराग्राफ में, पहले पीपीटी में ये लाइन से लिखा भी है। भूतकाल की घटना चाहे ऐतिहासिक हो या पौराणिक हो, कविता या उपन्यास के रूप में पढ़ा या सुना तो जा सकता है। जैसे मान लीजिए रामचरितमानस जिस तरह से दोहा और चौपाई छंद में, सोरठा में लिखा गया, उसको आप वैसे ही पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं को हमें नाटक के रूप में आज के समय में दिखाना है, आज का परिदृश्य दिखाना है, उसमें उसको दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने आज प्रस्तुत करना है, तो उसमें क्या होगा, फिर उसको वो घटित कब होगा, वह घटित जो है वो वर्तमान में होगा, क्योंकि उसको हम पीछे जा कर के नहीं देख सकते। तो जो घटना लिख गई है वह घटित तो नहीं हो रही है, लेकिन हम उसका क्या कर रहे हैं। देखिए नाटक में क्या होता है बच्चों, कि नाटक में वह घटना, जैसे राम जी का जो जन्म हुआ, या अभी हमने जन्माष्टमी मनाई है, तो कृष्ण जी का जो जन्म हुआ वो वास्तव में जन्म नहीं हुआ, वास्तव में कृष्ण जी ने जन्म नहीं लिया, क्योंकि वह जन्म तो उनका बहुत पहले हो चुका है। लेकिन उस तरह का जो दृश्य है उसको आज हमने दिखाया। आज मंदिरों में आप देखते हैं कि 12 बजे जो है कृष्ण अवतार, उनका जलाभिषेक, उनका हर तरह से पूजा अर्चना जो की जाती है, तो उसको हम अभी अब क्या करते हैं कि वर्तमान में अपने उस दृश्य को घटित होते हुए देखते हैं। वो वास्तव में नहीं होता, घटना तो वो कब की है, क्योंकि वो भूतकाल की घटना है, पहले घटित हो चुकी है, कृष्ण जी का जन्म पहले हो चुका है। तो वो जन्म आज तो हो नहीं रहा है, लेकिन उस घटना को आज हम दर्शाते हैं। ऐसे ही ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, जो नायक हमारे हैं, अब शिवाजी का जन्म मान लीजिए आज नहीं हो रहा है, लेकिन आज शिवाजी का नाटक, उनके व्यक्तित्व का हम मंच पे दिखाने जा रहे हैं। तो वह घटना, वह नाटक जो है कब लिखा जा रहा है, वर्तमान काल में, लेकिन घटना जो है वो कब घटी है, वो आपके भूतकाल में घटी हुई है। तो इस तरह से इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि भूतकाल की घटना चाहे ऐतिहासिक हो या पौराणिक हो, कविता या उपन्यास के रूप में पढ़ा या सुना तो जा सकता है, पर वर्तमान में घटित होते हुए देखा नहीं जा सकता। वर्तमान में उसको क्या किया जाता है, घटित नहीं होता, वर्तमान में वह अभिनीत होता है। अभिनीत मतलब उसका अभिनय किया जाता है। जो नाटक मंच में दिखाया जा रहा है, रामलीला दिखाई जा रही है, कृष्ण लीला, वह क्या है, वो उसका अभिनय किया जा रहा है। वो घटना घट नहीं रही है, लेकिन उसको नाटक के रूप में, अभिनय के रूप में हमें उस समय का वो दृश्य दिखा दिया जा रहा है कि तब ऐसा हुआ था। तो इस तरह से बच्चों यह अभ्यास प्रश्न जो है में से पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि संवाद चाहे कितने भी तत्सम और क्लिष्ट भाषा में क्यों न लिखे गए हों। बच्चों यहाँ पे क्लिष्ट है, ये लिस्ट लेके गया है, का छूट गया है, तो इसे आप क्लिष्ट ही पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तो उनके दर्शक तक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं? पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। तो बच्चों ये आपको संवाद के रूप में मैंने अभी पिछले वीडियो में भी बताया था, आप इसमें जो है वो इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र के किसी कहानीनुमा समाचार से नाटक की रचना करें। जो समाचार पत्र आप पढ़ते हैं उस समाचार पत्र में से कोई ऐसी कहानी जिसे नाटक के रूप में वर्णित किया जा सके, उसको कन्वर्ट कर देंगे। कहानी मतलब एक तरह से आपने समाचार पढ़ा और आपको लगता है कि इसका नाटकीय मंचन किया जा सकता है, ऐसा एक कोई जो है संवाद ले करके या ऐसी कोई घटना ले करके उसको नाटक के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। यह आपको स्वतः ही निर्मित करना है।
विद्यार्थी और शिक्षक के बीच गृह कार्य को लेकर 5-5 संवाद लिखें। तो इसमें तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, इसे तो आप आसानी से कर लेंगे। और लास्ट इसमें प्रश्न है, घरेलू महिला एवं रिक्शा चालक को ध्यान में रखते हुए 5-5 संवाद लिखिए। तो यहाँ बच्चों ये भी देखो जो है एक शब्द गलत है, इसमें ध्यान में रखते हुए 5-5 संवाद लिखना है। इसे आप सही करके इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे। धन्यवाद।